नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अभय दुबे जी से बातचीत करते करते मैंने उनसे पूछा कि किसी जमाने में मोदी जी का पोस्टर लगता था और कहते थे जीत की गारंटी है। जिला पंचायतों, नगर पंचायतों, विधानसभा के चुनाव में मैंने उनसे पूछा कि महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं ये बात नजर नहीं आ रही कि यहाँ तो मोदी जी की गारंटी काम कर जाएगी, मोदी लहर है। अभय जी हंस के बोलते हैं कि बीजेपी वाले खुद नहीं कह रहे अब तो मोदी लहर है। मतलब ये मोदी जी का एक जमाना चला गया, मोदी जी विदेश मंत्री की भूमिका में है। क्या वाकई में ऐसा ही हो रहा है? मोदी जी अब रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर बैठे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को देख के तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर है और मोदी जी विदेश में घूम रहे हैं। खेल क्या हो गया बीजेपी में, कहां से कहां आप पहुंची। और महाराष्ट्र में गोदी मीडिया महाविकास अघाड़ी की मजाक उड़ा रहा था कि इनमें आपस में ताल नहीं हो पा रहा, उद्धव ठाकरे अलग हैं, शरद पवार अलग है, कांग्रेस अलग है। वहां तो तालमेल हो गया, 85 सीटें बढ़ गई। लेकिन महायुति में बीजेपी में जूते में दाल बट रही है। वो कह रहे हैं कि मैं उसके मंच पर नहीं जाऊंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा। शिंदे को पता है कि इस बार मामला खटाई में है। कल डिबेट कर रहा था, जितने पैनलिस्ट थे सबने कहा कि एक चीज तो हम दावे से करने जा रहे हैं, कह सकते हैं कि शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नहीं बनेंगे। बहुत रोचक बातचीत है। अभय दुबे जी के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और एक खुशखबरी आपको कि हमने जो 4 PM म्यूजिक पे रस प्रिया एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी फणीश्वर नाथ रेणु जी के कहानी के ऊपर, उसका 25 तारीख को पटना में उसकी स्क्रीनिंग रखी गई है। पंकज त्रिपाठी जी के सहयोग से ये मूवी बनाई। बिहार में पटना में हम इस मूवी को स्क्रीनिंग में दिखा रहे हैं। जो साथी मौजूद हो पटना में वो आए, उनका स्वागत है। बहुत शानदार है। और ये 4 PM म्यूजिक का आप लोगो देख रहे हैं, बैनर देख रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, रसप्रिया जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट बताइएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास इस रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अभय दुबे जी से बातचीत करते 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बहुत दिनों हो गए, मैं लगातार देख रहा था, गोदी मीडिया के चैनल पे चल रहा था कि महाविकास अघाड़ी में तालमेल अच्छा नहीं है, आपस में बहुत टकराव है, कभी उद्धव नाराज हैं, कभी कांग्रेस नाराज है। लेकिन यहाँ तो सब जगह तालमेल बढ़िया हो गया, 85 सीटें बांट ली। लेकिन अब गेंद उल्टी हो गई है, महायुति की सीटें तय नहीं हो पा रही है। अमित शाह की बैठक में कहीं शिंदे के ना पहुंचने की खबर है, कहीं ये खबर है कि शिंदे ने कह दिया कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं अकेले लड़ जाऊंगा चुनाव। और इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं। शिंदे को पता है कि जिस तरह उन्होंने तोड़ के शिंदे को तोड़ के अलग बना लिया, उस तरह बीजेपी की जरासी भी ताकत बढ़ गई तो शिंदे तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। वो बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, पुराना चलन रहा है। तो शिंदे भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं। मैं डिबेट कर रहा था कल, तो सब जितने मेरे पैनलिस्ट है सबका कहना था कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए, शिंदे तो बनते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये जो लड़ाइयां अब उल्टी हो गई हैं, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी फंस गई है इस बार या कोई रास्ता निकल आएगा महाराष्ट्र में? देखिए संजय जी, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि जो महाविकास अघाड़ी है उसकी जो रणनीतिक कमान है वो शरद पवार के हाथों में है। ये बात सही है कि महाविकास अघाड़ी में सीटों के तालमेल के ऊपर कुछ एक विवाद था, और लेकिन जैसे कि मैं पहले कह रहा हूं कि उस विवाद को सुलझाने में शरद पवार को ही एक निर्णायक भूमिका निभानी थी, और शरद पवार ने ही ये निर्णायक भूमिका निभाई है। ये जो 85 सीटों सीटों के आपस में बांटने का जो फैसला हुआ है, ये दरअसल शरद पवार के ही दिमाग की देन है। ये वो समझौता है जिसके जरिए शरद पवार ने एक बार फिर महाविकास अघाड़ी की एकता को मजबूत किया है। अब इससे लेकिन इसका एक फलितार्थ हुआ जो कि बिल्कुल महायुति के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। अब महायुति के सामने चैलेंज ये है कि वो भी क्या इसी तरीके से अपने यहाँ सीटों का तालमेल करेंगे। अब ये तो सोचना ही नामुमकिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो अजित पवार के बराबर सीटें पे लड़ना स्वीकार कर ले, या एक नाथ शिंदे के बराबर सीटों पर लड़ना स्वीकार कर ले। भाजपा की जो आत्म छवि है, भाजपा जिस तरीके से सोचती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में देखती है, वो तो बिल्कुल इस तरीके की है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है और केवल उसी की सरकार बननी चाहिए। इस तरह की छवि है। भाजपा लड़ना चाहती है न्यूनतम 130 सीटों के ऊपर, और अगर हो सके तो 150 सीटों के ऊपर लड़े। भाजपा इस तरीके से लड़ना चाहती है, और वहां पर शरद पवार जैसी कोई भी हस्ती वहां पर है नहीं। और ये तीनों ही नेता, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो
या एकनाथ शिंदे हों या अजित पवार हों, ये तीनों ही नेता मुख्यमंत्री बनने की जबरदस्त महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। देखिए, शरद पवार ने जिस प्रकार का समझौता महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों के बीच में कराया है, अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि क्या वो अपने तीन दलों के बीच में इसी प्रकार का समझौता करवाएगी या उसकी सीटों के बंटवारे का फार्मूला कुछ और होगा। शरद पवार ने तो एक तरह से एक ज्यादातर सीटों के ऊपर एक बराबरी की स्थिति वहां पर पैदा कर दी है। जो सीटें बची हैं अभी भी वहां पर हैं। मैं ये कहता हूं कि 10 या 12 सीटें ऐसी हैं जिनमें विवाद की स्थिति है, जिनके ऊपर अभी भी वहां चर्चा हो रही है और उसका फैसला होना बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर फार्मूला तय हो गया है कि भाई 85 पे तो तीनों लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उसके बाद बाकी बची हुई 18 सीटें जो है, 18 सीटें छोटे दलों के लिए रखी जाएंगी। उसके बाद जो सीटें बच रही हैं वहां विवाद की स्थिति मौजूद है। इसको लोगों ने स्वीकार कर लिया है स्पष्ट रूप से। मतलब हमारे महाविकास अघाड़ी के बीच में, तीनों दलों के बीच में जो एकता की स्थिति है, उसकी क्या सीमा है, उस एकता की, उस सीमा का क्या विस्तार है, ये उन्होंने आपसी बातचीत से उन्होंने तय कर लिया है। इससे ये हो गया है कि 90% से ज्यादा या शायद 95% के आसपास सीटों के ऊपर उन्होंने एकता स्थापित कर ली है। बाकी जो स्थिति बचेगी उसके ऊपर देखा जाएगा, धीरे धीरे करके वहां भी एकता बनाएगी, या हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट भी हो, ये भी हो सकता है वहां पर। लेकिन इससे चुनौती आ गई है महायुति के सामने। भारतीय जनता पार्टी की आत्म छवि यह है कि वो एक सबसे बड़ी पार्टी है और वो कम से कम 130 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, और अगर मौका रहा तो वो 150 सीटों तक भी चुनाव लड़ेगी। उसकी निगाह में ना एकनाथ शिंदे की कोई औकात है और ना ही अजित पवार की कोई औकात है। एकनाथ शिंदे अजित पवार के लिए कह चुके हैं कि इनके साथ बैठने पर मुझे उपकाई आती है। उनका बयान बाकायदा दर्ज है, साथ बैठने में मुझे उपकाई आती है। इधर जो अजित पवार हैं वो वित्त मंत्री हैं इस सरकार के, और वो उन योजनाओं के खिलाफ हैं जो योजनाएं चुनाव जीतने के लिए घोषित की जा रही हैं, और इसमें 90,000 करोड़ रुपए का बोझ महाराष्ट्र के ऊपर पड़ गया है। और अजित पवार इसीलिए उन्होंने बायकॉट भी किया था एक कैबिनेट मीटिंग का। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसने गेंद को पूरी तरीके से महायुति के पाले में फेंक दिया है। शिंदे को भी पता है और पवार को भी पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 130 या उससे ज्यादा सीटों पर लड़ी और संयोग से उस नतीजा अच्छा रहा महायुति का, तो फिर उन दोनों में से किसी के मुख्यमंत्री बनने का कोई मौका नहीं है। दोनों का ही पत्ता कट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो शरद पवार की पहलकदमी से महाविकास अघाड़ी में जो आपसी तालमेल है तीनों दलों के बीच में, वो तालमेल सुनिश्चित हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इनके बीच का तालमेल हमेशा के लिए गड़बड़ा गया है। ये एक स्थिति ऐसी बन गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं शिंदे को यह भी डर होगा ना कि बीजेपी के ज्यादा विधायक आ गए, उनके कम आए, तो पता चला कि अगर थोड़े कम पड़े तो शिंदे राजी नहीं हुए मुख्यमंत्री पद के छोड़ने के लिए, तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। बीजेपी को लेकर जो उनके सहयोगी दलों में जो डर है, क्या वो डर जायज है? बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जो छोटे दलों ने सपोर्ट किया बीजेपी को, फिर वो दलों का अस्तित्व ही खत्म हो गया, पार्टी ने निपटा दिया। क्या आप सहमत है इस बात से कि भैया वो? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरा, इसमें एक और बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अजित पवार को शक की निगाह से देखती है। उसे लगता है कि मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा हुई, तो अजित पवार एक इस तरह की हस्ती है, वो अपने जो भी उनके विधायक आएंगे, कम या ज्यादा जो भी विधायक आएंगे, उन विधायकों को लेकर वो बड़े आराम के साथ शरद पवार की तरफ जा सकते हैं। जबकि महाविकास अघाड़ी में तीनों में से कोई भी दल ऐसा नहीं है जो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। ये डर तो है। हाँ, महायुति की जो कमजोर कड़ी है, जिसको अंग्रेजी में एक्यूलीज हील कहते हैं, वो अजित पवार की पार्टी है। ये बात तो सही है। कभी भी इधर छोड़ के जा सकते हैं। महायुति की सरकार तभी बनेगी जब महायुति को बाकायदा बहुमत प्राप्त हो। अगर बहुमत से कोई ऐसी स्थिति आई, दोनों मोर्चों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिला, इसकी पूरी संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में अजित पवार बड़े आराम से
अपने चाचा की तरफ चले जाएंगे और वहां बहुमत की स्थिति बन जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कम से कम इतनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़े है कि बहुमत आए और वो सुनिश्चित तरीके से वो सरकार बना पाए और उसी के नेतृत्व में सरकार बने। अब ये इस तरह की जुगाड़ें लगाई जा रही हैं, इस तरह की रणनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होगा ये तो मतदाताओं के हाथ में है। अच्छा, इतना अविश्वास क्यों है बीजेपी को लेकर, इतना डर क्यों है, भरोसा क्यों नहीं हो पाता बीजेपी के नेताओं पे कि ये ठीक ठाक काम करेंगे? देखिए, महाराष्ट्र, अगर केवल महाराष्ट्र की, सारे देश की राजनीति पे जो आपने टिप्पणी कही वो लागू होती है, केवल अब महाराष्ट्र की राजनीति को देखिए। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, पिछला वाला, और दोनों को बहुमत प्राप्त हो गया, दोनों को मिलकर। तब उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई आपने वायदा किया था कि आप शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, आपका ये दावा गलत है, हमने वायदा नहीं किया था। दोनों में विवाद हुआ, उद्धव ठाकरे अलग हो गए, उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और बीजेपी विपक्ष में चली गई। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजीब तरह का कुचक्र चलाया और पार्टियों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। इससे क्या हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति कई खंडों में टूट गई। ये किया धरा सिर्फ एक ही पार्टी का है, वो है भारतीय जनता पार्टी का। ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें किसी को शक ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रणनीति ना अपनाती, और इस रणनीति को अपनाने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी इस हद तक चली गई कि उसने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को, अपना जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, उसको उप मुख्यमंत्री के रूप में उसकी पदावनति कर दी। जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, तथाकथित एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक लंबी दूरी का खेल खेल रही है, आगे जाके भाजपा को फायदा होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में उसकी परीक्षा थी इस समीक्षा की। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी लोकसभा चुनाव में, और उसने 9 सीटें ही केवल जीत पाई। उसका 32% के आसपास स्ट्राइक रेट रहा। अच्छा, जिस पार्टी का स्ट्राइक रेट 32% के आसपास रहा, वो लोक विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें, 150 के आसपास सीटें लड़ने की महत्वाकांक्षा पाले हुए है। और धमकी देने के लिए बड़े भाई अमित शाह हैं, जो आके महाराष्ट्र में नसीहत दे गए हैं और उन लोगों से कह गए हैं महाराष्ट्र में कि हम तो त्याग करना जानते हैं, आप भी त्याग करना सीखिए। अमित शाह से कुछ कहने की स्थिति में तो ये लोग है नहीं कोई, सब लोग चुपचाप रह गए। और इस वक्त महायुति गठजोड़ धर्म का भाजपा पालन नहीं कर रही है, ये अपने आप में स्पष्ट है। इसकी वजह से महायुति जबरदस्त संकट का शिकार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे, वो ये है कि लोगों को ये लेंस लगा के नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वो मोदी लहर कहाँ है। जो मोदी जी कभी पोस्टर इनका लगाने के बाद चुनाव जीत लिया जाते थे, क्या वो महाराष्ट्र में मोदी लहर है? मोदी जी का जादू चल पाएगा? वरना हर विधानसभा लोग कहते थे उन्हीं के नाम पे जीत जाते हैं, मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या मोदी मैजिक काम करेगा? तो ये तो दावा वो लोग खुद भी नहीं कर रहे हैं। अब आप उनको तंग कर रहे हैं, आप बार बार मोदी लहर, मोदी मैजिक कह रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी वाले और महायुति वाले काफी चिढ़ रहे होंगे, जब वो देख रहे होंगे कि संजय शर्मा बार बार पूछ रहे हैं कि मोदी लहर कहाँ है, मोदी मैजिक कहाँ है, तो उनको बड़ी खिसियाहट इस बात पे हो रही होगी। और जब हम भी नहीं कह रहे हैं कि मोदी मैजिक और मोदी लहर की बात कर रहे हैं, तो ये मोदी मैजिक की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मोदी लहर, मोदी मैजिक, ये सब जमाने चले गए हैं। मोदी जी इस वक्त भारत के व्यवहारिक रूप से एस जयशंकर नहीं, भारत का प्रधानमंत्री इस वक्त भारत का व्यवहारिक रूप से विदेश मंत्री बना हुआ है। वो सिर्फ विदेशी मोर्चे के ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय मोर्चा है, वो उन्होंने व्यवहारिक रूप से अमित शाह के लिए छोड़ दिया है। और अमित शाह इस वक्त, मुझे ये लगता है कि डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, लेकिन डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर अमित शाह है। यानी योगी जी का रास्ता भारतीय राजनीति की जितनी भी भाजपा संबंधी उलझने, दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी अमित शाह ही सुलझा रहे हैं। यानी योगी जी का भविष्य का द्वार खत्म? नहीं, देखिए, भारत
ये नहीं कहूंगा। मेरा कहना है कि भारत बहुत बड़ा है, हर प्रांत की अलग अलग स्थिति है। और अमित शाह भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि इस वक्त वे योगी जी को हटाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन योगी जी को हटाने वाली बात को अगर एक बार आप स्थगित कर दें तो बाकी उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं हैं, क्या है करना, क्या नहीं करना है, ये सारा का सारा अमित शाह ही तय करेंगे, और तो कोई नहीं तय कर रहा है। यानी अब ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी का सक्रिय राजनीति में मन कम हो रहा है, आप ही कहते हैं रिटायरमेंट प्लान चल रहा है उनका। हाँ, मन क्या कम कर, मन की बात नहीं है ये। मन तो उनका बहुत लगता है इस प्रकार की चीजों में। पिछले दिनों जो चुनावी नतीजा आया लोकसभा में, उसने ऐसी स्थिति बना दी है। दूसरे, अमित शाह का ये चिंतन और स्वाभाविक चिंतन है। अगर मैं उनकी जगह हूं, अमित शाह की जगह, तो मैं भी इसी तरीके से सोचूंगा। उनका स्वाभाविक चिंतन है कि भाई कब तक गृह मंत्री बने रहेंगे, कब तक वो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य बने रहेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के चंद्रगुप्त मौर्य बनना चाहते हैं, चाणक्य नहीं बनना चाहते। चाणक्य नहीं बने रहेंगे हमेशा। और वो ये भी जानते हैं कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, बहुमत लाएगी, ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार अभी है, और इसी सरकार में अगर नेतृत्व परिवर्तन हो जाए तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। 2029 के चुनाव में ये सोच के कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव होने से पहले मोदी जी हट जाएंगे नेतृत्व से, फिर अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और फिर 240 या उससे ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी, तो ये तो कोई भी नहीं, किसी भी कितना भी बड़े ज्योतिषी को वो लंबी चौड़ी फीस दें, एक लंबी चौड़ी दक्षिणा दें, तब भी कोई ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करने के लिए तैयार नहीं होगा कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त करेगी। हाँ, सही बात है। ये तो अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो वो तो प्रधानमंत्री उन्हें अभी ही बनना है। अभी कल ही CSDS में एक लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करने पर एक सिंपोजियम आयोजित हुआ था। वो सिंपोजियम हमारे मित्र कमल नयन चौबे ने उसकी एंकरिंग की थी। मैं उसमें था। नीरजा चौधरी थी, विजय त्रिवेदी थे, संजय कुमार थे और रतन लाल थे। इतने लोग थे उस सिंपोजियम में। और हम लोगों ने 2024 के चुनाव से भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्तियां आई हैं, नए रुझान आए हैं, उन सबके ऊपर करीब 2.5-3 घंटे तक चर्चा की। उसमें प्रोफेसर संजय कुमार का स्पष्ट रूप से मान्यता थी, जब उन्होंने उसको कंक्लूड करते हुए, उसका उपसंहार करते हुए अपना वक्तव्य दिया, तो उनकी स्पष्ट रूप से मान्यता थी कि 2 साल के अंदर अंदर भाजपा की ये मौजूदा जो गठजोड़ सरकार है एनडीए की, ये संकट में फंस जाएगी। उन्होंने कहा मैं अभी नहीं कह सकता कि वो मुद्दा क्या होगा जिसकी वजह से वो संकट में फंस जाएगी, लेकिन ये सरकार संकट में फंसने के लिए अभिशप्त है। इस तरह की परिस्थितियां उन्हें बनते हुए दिखती हैं। और ये संकट अंदरूनी भी हो सकता है, सत्ता का अंदरूनी संघर्ष भी हो सकता है संकट, या कोई दूसरा संकट हो सकता है। देखिए है क्या कि हर चीज हेडलाइन मैनेजमेंट में लोगों को महारत हासिल है। अभी चीन वाला प्रकरण आप देखिए। अखबार में ये खबर छपी कि चीन पुरानी स्थिति में LOC पे पुरानी स्थिति में लौटने को तैयार है, जबकि गलत बात थी ये। हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई भी समझौता दोनों के बीच में नहीं हुआ है। समझौता केवल इतना हुआ है कि चीन ने भारत को भी गश्त लगाने के अधिकार दे दिए हैं, तो इससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन उसको इस तरह लपेट के पेश किया जा रहा है कि भारतीय विदेश नीति ने आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, चीन को झुका लिया गया है, चीन पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है, चीन सारी जगह छोड़ने के लिए हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी रोज ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि सरकार की इस मामले में नीति की पोल खोलते हैं। या तो सुब्रमण्यम स्वामी ने शायद एक जगह ये भी कह दिया है कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनके हाथ में मोदी की कोई कमजोर नस है, जिसकी वजह से मोदी जी उनके खिलाफ कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पा रहे हैं। ये तो बड़ा सेंसिटिव बयान है। लेकिन अभी अलग महाराष्ट्र को लेकर अलग भी एक धुन चल रही है। मैं गोदी मीडिया का चैनल देख रहा था, इसमें राष्ट्रवादी पत्रकार जो आत्मा तक बीजेपी के लिए समर्पित हैं, वो कह रहे थे कि आप देखना महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो मराठी मानुष हैं, ये भली विकास अघाड़ी की तरफ मराठा जा रहे हैं, लेकिन जैसे हरियाणा में वो जाट के अलावा सारी गैर जातियां बीजेपी में आ गई, ऐसे मराठाओं के अलावा जितनी जातियां हैं वो सब बीजेपी में आ जाएंगे। वो देखना क्या जादू आ जाएगा वहां पे, क्या जादू आ जाएगा, मतलब क्या नए सुर निकाल के अभी से लाने लगे हैं ये लोग। देखिए ये तो कोई इसको मैं तो राजनीतिक समीक्षा ही नहीं कहूंगा। हरियाणा एक अलग तरह की
राजनीति है हरियाणा की। महाराष्ट्र की राजनीति अलग तरह की है। हरियाणा में जो हुआ उसमें जाट गैर जाट का एक पहलू बहुत प्रबल पहलू है, लेकिन वो पहलू आज का नहीं है हरियाणा की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी का तो वजूद ही जाट गैर जाट पे खड़ा हुआ है, जबकि ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रांत है। हरियाणा में आप जानते हैं कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं आप देखिए, 300 से थोड़ी कम सीटें हैं। दोनों में कोई तुलना नहीं है। दूसरे, वहां पे आरक्षण का कोई सवाल नहीं है। वहां पर यहाँ पे क्या है कि मराठाओं में और ओबीसी के बीच में आरक्षण को लेकर प्रतियोगिता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की मायावती सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है। ये एक ऐसा जटिल पेचीदा मसला है कि अगर इस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार होती तो वो भी इसमें फंसी हुई होती। ऐसा नहीं है कि वो उससे निकल जाते, लेकिन चूंकि आपने सरकार बनाई है तोड़ फोड़ करके, तो उसका नुकसान भी तो आप ही को उठाना पड़ेगा। तो फंसी हुई है जी। इस तरह की इसने समीक्षा की है, बहुत मुझे हास्यास्पद बात लग रही है। असल में उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये जो कैश दे रहे हैं ना लाडली बहना टाइप का स्टाइल में महिलाओं को, युवाओं को, ये कैश काम कर जाएगा, ये कैश से हम सरकार बना लेंगे। नहीं, मोटे तौर पे मैं ये मानता हूं कि इससे तो कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं मायावती सरकार को, लेकिन उसमें कितना फायदा होगा ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस तरह का नकदी के इस तरह के बंटवारे से तुरंत जो लोग पैसा लेते हैं वो वोट में तब्दील होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, जिन लड़कियों को, महिलाओं को नहीं, जिन लड़कियों को दिवाली का बोनस मिला है, जिन लड़कियों को 1,500 रुपए की 3 किस्तें पहुंच गई हैं उनके खाते में, और जिन लड़कों को वो 6,000, 8,000 और 10,000 की रकमें मिली हैं, वो किस बिरादरी से संबंधित है? क्या वो अपनी जाति बिरादरी, और अगर मान लीजिए वो मराठा जाति के हैं, मराठाओं की श्रेणी में आते हैं, तब क्या वो उसी तरीके से सोचेंगे? वो ओबीसी हैं, तब क्या वो उसी तरीके से सोचेंगे? ये बहुत ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका लाभार्थी है वो अनिवार्यतः आपका वोटर भी बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। सब और लोग जानते हैं कि इन्होंने जो स्कीमें चलाई हैं, अगर इनकी सरकार नहीं बनी, दूसरे की सरकार बनी, तो वो स्कीम को खत्म करने वाली नहीं है। उन स्कीमों को सब लोग जारी रखेंगे, भले उसके वो आलोचक ही क्यों ना हो। बीजेपी की परेशानी तो ये भी बड़ी है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो 2 लड़कों की जोड़ी जो है वो टूट नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि 9 सीटें इंडिया गठबंधन में सब सपा के सिंबल पे होंगी। राहुल गांधी से बातचीत के बाद भी फैसला किया। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस मुद्दे पे लड़ाई होगी दोनों में, लड़ाई होती नजर नहीं आ रही। और 2017 में जोड़ी फ्लॉप हो गई थी, राहुल की अखिलेश की बड़ी मजाक उड़ाई थी 2 लड़कों की जोड़ी। इन्हीं लड़कों की जोड़ी ने 2024 में बीजेपी की तीसरी बार पूर्ण सत्ता रोक दी। मोदी जी का जो अहंकार था वो रोक दिया, मोदी जी का जो घमंड था वो तोड़ दिया। तो उत्तर प्रदेश बड़ा नाजुक मुद्दा बन गया है। तो अब तरह तरह की कहानियां चल रही है कि कांग्रेस डर गई अखिलेश यादव से और अखिलेश यादव ने डरा दिया। उत्तर प्रदेश में ये इतना बीजेपी डर क्यों रही है राहुल के और अखिलेश के साथ आने से? देखिए, अखिलेश यादव का वक्तव्य देखिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस के साथ हमारा मोर्चा बनने से समाजवादी पार्टी की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। आप इस वक्तव्य पे गौर कीजिए। ये वक्तव्य उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है उसकी हकीकत को उजागर करता है। अखिलेश ये जानते हैं कि भले ही कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ना हो, भले ही कांग्रेस एक उत्तर प्रदेश में एक शक्तिशाली पार्टी ना हो, लेकिन कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है और दलित और मुसलमान वोटों को समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के पक्ष में उसका ध्रुवीकरण करने की जो क्षमता है वो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के सानिध्य से ही प्राप्त होती है, कांग्रेस की मित्रता से ही प्राप्त होती है। अगर दोनों अलग अलग लड़ेंगे तब फिर दोनों को ही नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को भी बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस के जुड़ते ही एक तरह की इस पूरे गठजोड़ में एक तरह की गुणवत्ता पैदा होती है, जो गुणवत्ता कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। और ये कहना ठीक है, सब लोग, अगर कोई ये कहता है कि भाई कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं भरोसा करती है, तो सब लोग जानते हैं कि ऐसी स्थिति है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी वो बात चाहिए जो कांग्रेस के पास है, और वो बात अपने आप में कोई कम बात नहीं है। ये सुनिश्चित करना कि उत्तर प्रदेश का 20% से ज्यादा का दलित मतदाता और 20% से ज्यादा का मुसलमान मतदाता
इस गठजोड़ के चलते एक ध्रुव पर आ सकता है। यही बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी इसके बात लिए है। कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ी समाजवादी पार्टी की तरह कार्यकर्ताओं की बहुत फौज हो और एक एक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के पास कोई जनाधार हो। इस कोई आवश्यक नहीं है। इससे माहौल बनता है पूरा का पूरा, जो लोकसभा चुनाव के दौरान माहौल बना था। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो चाहती है किसी भी तरीके से इन दोनों के बीच का गठजोड़ टूट जाए, लेकिन वो होता नहीं दिखाई पड़ता। अगर ये गठजोड़ टूटेगा तो बहुत बड़ी नासमझी का काम होगा। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जिस तरह के नेता के रूप में विकसित हुए हैं वो कभी इस तरह का कदम उठाएंगे कि ये गठजोड़ टूट जाएगा। और कांग्रेस भी जानती है कि समाजवादी पार्टी से जुड़कर ही वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो के मंसूबे हैं उन पर पानी फेर सकती है। हाँ, एक्स पर अखिलेश ने अपना और राहुल का हाथ जोड़े हुए, मतलब हाथ उठाए हुए फोटो भी ट्वीट करके संदेश देने की कोशिश करी कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। तो सही कह रहे हैं आपकी दोनों की जोड़ी जो है बड़ी मजबूत सी। और मुझे एक और बात है संजय जी, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, जब कांग्रेस ने ये मान लिया है कि भाई हम किसी सीट पर नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए सारी सीटों की, तो उससे एक ये भी बात समझ में आती है कि कांग्रेस किसी नहीं चाहती कि उनके दो सीटों 3 सीटों इस तमाम झगड़े को लेकर किसी भी किस्म की दोनों के बीच में बदमजगी पैदा हो। और अगर अभी जो मोमेंटम उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, अगर ये समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस के सहयोग से एक अच्छा नतीजा हासिल कर लिया तो मोमेंटम और भी बढ़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की इससे राजनीतिक कुंठा और बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। क्या होगा हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। तो ये थे अभय दुबे जी और बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि राजनीति की का खागा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देश की राजनीति में। मुझको यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।